नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ नगर निगमों के आयुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक ली, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यों का भी समीक्षा की। इस बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, संचालक कुंदन कुमार और सूडा के सीईओ शशांक पांडे भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां बस्तर में नेशनल हाईवे 23 को 4 घंटे से अधिक समय के लिए बाधित किया गया। कोंडागांव जिला मुख्यालय से महज नारायणपुर चौक 5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राज्य मार्ग 30 पर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भी पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों का समर्थन किया और पूर्व विधायक मोहन मरकाम भी समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। आज सर्व पिछड़ा समाज जिला कोंडागांव एक दिवसीय महाबंद, बस्तर महाबंद के साथ साथ एक दिवसीय चक्का जाम का आयोजन किया है, जो कि अपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज को के आरक्षण में की गई कटौती के विरोध में 27% आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन जारी है। बस्तर संभाग में पैदा हुए पिछड़ा वर्ग समाज के लोग आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है हमें प्राप्त है, वो अभी हमें बस्तर संभाग में नहीं मिल रहा है। आज पंचायत के आरक्षण में पिछड़ा वर्ग समाज को 0% आरक्षण मिला है, जो कि समाज के साथ अन्याय है। वही नगरीय निकाय क्षेत्र में भी हमारे समाज के आरक्षण में कटौती हुई है, जिसका समाज पुरजोर विरोध करता है, कड़े शब्दों में निंदा करता है। आज हमारे यहाँ प्रदर्शन एक दिवसीय है और जिला स्तर में है। बस्तर संभाग बंद है और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो हम निकटतम भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे, राजधानी भी घेरेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ जाम भी करेंगे और समय पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। देश की सबसे बड़ी आबादी जो ओबीसी वर्ग की है, उन वर्गों को जो पंचायतों में, नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर बस्तर संभाग में आरक्षण दिया गया है। आप सबको पता है देश में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता है, 8% आरक्षण एसटी वर्ग को मिलता है, 16% आरक्षण एससी वर्ग को मिलता है, जबकि देश में 85% जनसंख्या है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मगर अभी जो आरक्षण प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ में, उससे इस वर्ग के लोग बहुत ज्यादा नाराज है। इसलिए आज धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करने पर अपने हक और अधिकार के लिए मजबूर हुए हैं। आज हम लोग भी ओबीसी वर्ग को समर्थन देने के लिए इस छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी का सीजन जोरों पर है, लेकिन इसी बीच किसानों की आड़ में दूसरे राज्यों से लाए गए अवैध धान को प्रदेश की मंडियों में खपाने की कोशिशें भी तेज हो गई है। प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में बीती रात डोंगरगढ़ में एसडीएम मनोज मरकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध धान को जब्त किया है। धान पे कार्रवाई की गई। ग्राम नागतराई में अवैध धान रखे जाने का सूचना मिली थी। सूचना पर विधिवत जांच की गई। जांच करने पर अवैध धान होना पाया गया। अवैध धान होने पर उसे बस्तर से माओवाद को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार नए साल में नई एंटी नक्सल नीति लेकर आ रही है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा में लौटने वाले माओवादियों के रहने के लिए घर और जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही सरकार माओवादियों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में लागू की जा रही आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी पूरा देश में एक प्रभावी पॉलिसी के रूप में उसका पहचान की जाती है। उस पॉलिसी में और कुछ नया चीज़ों को ऐड करने के लिए और उसमें ग्राउंड लेवल पर प्रभावी रूप में क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से शासन द्वारा कुछ इसमें संशोधन करने के लिए विचार की जा रही है। जैसा
पॉलिसी का संशोधन होगा, शासन स्तर पर उसका फाइनल अनाउंसमेंट भी की जाएगी। लेकिन उसमें हमारा ओर से ये प्रयास रहेगा जितना भी जो नक्सल घटना में जो पीड़ित व्यक्तियों का उनके एक पुनर्वास के लिए, उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त तो उसमें प्रावधान रखा जाएगा। साथ साथ जो हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से जो नक्सल कैडर सरेंडर हो रहा है उन्हें भी पुनर्वास करने के लिए, उनके एक जीवन यापन के लिए एक आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार का मदद के लिए उस पॉलिसी में आवश्यक प्रावधान रखा जाए, ताकि आने वाले समय में जो नक्सल संगठन अभी काफ़ी हद तक कमज़ोर होते जा रहा है, उनकी क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है और बहुत जल्दी उनका खात्मा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये पॉलिसी को और इम्पैक्टफुल करने के लिए हमारा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लगभग 13 से 15 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में मौके पर ही 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लगभग 13 से 15 लोगों को कुचल दिया और इस हादसे में मौके पर ही 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर एक ट्रक ने 13 से 15 लोगों को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का। अखिलेश जी, मामले में क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, कहीं न कहीं यातायात दुरुस्त करने की बेहद आवश्यक है। और आज जिस तरीके से 13 श्रद्धालु जो खड़े हुए थे और जिसमें 2 बच्चों की जो मौत हो गई, उसमें कहीं न कहीं एक गंभीर भी है और लापरवाही भी है, क्योंकि लगातार सिलतरा क्षेत्र में जिस तरीके से यातायात दुरुस्त करने की जैसी बात आती है और जो खड़े ट्रक रहते हैं उनके ऊपर साफ निर्देश जारी करना चाहिए। और जो व्यवस्थापन को लेकर के पुलिस प्रशासन लगातार मुहिम चलाती है, यातायात प्रबंधन के तौर पे चलाती है, तो उसमें एक समुचित व्यवस्था के तौर पे एक कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से मौत हुई है उसके अब परिजन लाश को लेकर के लगातार शव को लेकर के थाने का घेराव करने वाली है। और इससे प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी और जो ट्रक चालक है उनके द्वारा अगर मुआवजा नहीं दी जाती है, निश्चित तौर पर उग्र प्रदर्शन करने की जो तैयारी है वो साहू समाज कर रही है। जी अखिलेश जी, घायलों की स्थिति अभी फिलहाल कैसी है? घायलों की स्थिति ठीक है, उनको सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन जो 2 बच्चियों की जो मौत हुई है उससे परिवार में काफी आक्रोश भी है और शोक का व्याप्त है। और निश्चित तौर पे इस तरीके से जैसी घटनाएं घटती है उसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है कार्रवाई तो करती है ट्रक चालकों के ऊपर, लेकिन कुछ दिनों तक ही कार्रवाई करती है, उसके बाद फिर धीमी गति हो जाती है, जिसका खामियाजा पूरे सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल अखिलेश जी, और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक क्या कुछ कहा गया है और ट्रक चालक के खिलाफ अभी तक किस तरह की कार्रवाई की गई है? ट्रक चालक के खिलाफ में कार्रवाई अब तक के नहीं हो पाई है, क्योंकि ट्रक के जो मालिक है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 304 का मामला दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। साल 2024 ने हमें कई अनुभव और चुनौतियां दी है और अब साल 2025 के स्वागत में हर कोई नई उम्मीदों से भरा हुआ है। एएनबी न्यूज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचा
और आम लोगों के बीच पहुंचकर ये जाना कि 2024 ने उन्हें क्या दिया और 2025 से उनकी क्या उम्मीदें हैं। 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। नए वर्ष के आगमन को लेकर के खासा तैयारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। लोगों के बीच जा करके हम पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 किस तरीके से रहा, उनके काम को लेकर के, उनके परिदृश्य को लेकर के, उनके आसपास के माहौल को लेकर के किस तरीके से परिवर्तन हुआ और आने वाले कल से मतलब 2025 से किस तरीके से उम्मीद है। 2024 बीतने वाला है और 2024 जो बीत गया है उससे किस तरीके से अनुभव मिला और 2025 में किस तरीके से अनुभव मिलेगा, आप क्या लेना चाहते हो 2025? ऐसा है कि 2024 में मुझे एक शक्ति प्राप्त हुआ गायत्री माता का, और मेरी मिसेज ने यहाँ अवंती विहार में एक 5 कुंडी गायत्री यज्ञ रखा था। और यज्ञ पूजा पाठ तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण, और मैं सूचना जनसंपर्क अधिकारी काफ़ी साल तक रहा, तो एक व्यस्तता है तो मैं मोबाइल मेरे साथ रहता था। उस यज्ञ में पहली बार मैंने मोबाइल को एक किनारे रख के ध्यान से यज्ञ किया और मुझे जो आत्मिक शक्ति मिली, आत्मिक बल मिला, मेरा मनोबल कहीं टूटा हुआ था, वो एकदम मुझे बहुत ताकत मिला। तो 2024 एक प्रकार से मेरे लिए बहुत उत्तम रहा। और आज मैं गायत्री प्रज्ञापीठ तेली बांधा का मुझे अध्यक्ष भी चुना गया है और मैं बड़े ज़ोर शोर से, और मैं आज ही सेवानिवृत्त हो रहा हूँ 65 साल की उम्र से। और मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रमुख वैज्ञानिक मृदा विज्ञान काम कर रहा था, प्रोफेसर। और आज मुझे बहुत खुशी है कि 2024 ने मेरा साथ दिया और 2025 से मैं समाज सेवा और जो अध्यात्म है हमारी गायत्री, अखिल विश्व गायत्री परिवार, उसके जो विभिन्न गतिविधियां हैं उसमें मैं सक्रियता से भाग लूँगा। और मैं चाहूँगा कि आने वाला 2025 मुझे मानव सेवा के लिए। काम करते हो आप? वेल्डिंग का काम करता हूँ, घर में ग्रिल गेट वगैरह बनाता हूँ और उसके अलावा अपने जीवन यापन करता हूँ। ये हाँ, जहाँ मिल जाए काम वहाँ चला जाता हूँ काम करने के लिए। अच्छा, 2024 कैसे बीता है आप? हमारा 2024 अच्छा बीता भी, और चाहते कि 25 भी इससे अच्छा बीते। क्या अनुभव है 2024 को लेकर के, जो पॉजिटिव वेव में है वो किस तरीके से बीता और 2025 से क्या उम्मीद है? नहीं, 2024 में तो अपन वो है कि जितना अच्छा काम करने की कोशिश की उतना अच्छा तो नहीं चला है, फिर भी ये कि अपने को भूखे नहीं मारा। अब भूखे नहीं मारा तो अपन ये चाहते हैं कि भूखे ना मारे और 25 हमको खुशहाली दे। 2024 जो है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा गया। अभी तक से ऐसे कोई 2024 में किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुआ है। 2025 जो है उससे किस तरीके से उम्मीद है और 2025 में क्या कुछ संकल्प लेना चाहते हैं जो 2024 का आपका जो अवगुण रहा हो और कुछ रहा हो? हाँ, वही उम्मीद रखे हैं कि 2025 भी आने वाला समय हमारे परिवार एवं प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लेकर के आएंगे, यही उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। क्या करते क्या हो? सर मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ सीजी प्रॉप मार्ट में। अच्छा, ये बताओ कि किस तरीके से 2024 जो है आपके लिए बीता है, क्या उम्मीद लगा करके बैठे हो 2025 से? सर बहुत अच्छा बीता है 2024 तो, और 2025 और भी अच्छा रहेगा। डिजिटल युग की अगर बात की जाए, आधुनिकता की, किस तरीके से देख रहे हैं 2024, 2023 जो बीतते गया है, जो आने वाला है, किस तरीके से आधुनिकता के ऊपर हावी रहेगी? सर 2024 तो बहुत अच्छा रहा और 2025 में ग्रो करेगा ये इंडस्ट्री जो है डिजिटल मार्केटिंग की, और आने वाले सालों में और ज़्यादा ग्रो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से लेकर चलने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन का समय बदल जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 130 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। नए समय सारणी बुधवार को
जारी की जाएगी। 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 1 घंटा और पैसेंजर गाड़ियों में 5 से लेकर 20 मिनट तक के परिचालन समय में बचत होगी। नए साल से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। नए समय सारणी 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का बदलाव किया गया है। उसी तरह से पैसेंजर गाड़ियों में 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का समय में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक नगर, पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस जैसे ट्रेन भी शामिल हैं। करीब 130 ट्रेनों का 131 स्टेशनों में पहुंचने का समय में बदलाव किया गया है। बाकी स्टेशनों में समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो पहले की तरह है, वो टाइम टेबल उनका रहेगा। रेलवे की ओर से बताया गया है कि हर साल अलग अलग स्टेशनों में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसीलिए हर साल 1 जनवरी से ट्रेनों की नए समय सारणी में बदलाव किया जाता है। ANB न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संतोष रात्रे का। संतोष, देखिए, नए साल के आगाज के साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर ट्रेनों का टाइम टेबल भी बदल गया है। 130 ट्रेनें इसके अंदर शामिल हैं। अमीषा, नए साल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, पैसेंजर हैं, इनका समय में बदलाव किया गया है, जिसमें नए समय सारणी 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में 5 मिनट से 1 घंटे तक का समय में परिवर्तन किया गया है। और इसी प्रकार पैसेंजर गाड़ियों में 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का बदलाव किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, पूना हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस जैसे ट्रेन शामिल है, जिनमें करीबन 130 ट्रेनों का 131 स्टेशनों में पहुंचने का समय में बदलाव किया गया है। बाकी स्टेशनों में जो समय पर जो गाड़ियां चलती हैं वो चालू रहेंगी। जी अमीषा, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।